गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। ऑल क्लियर। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या क्या रह गया है? बताएंगे ज़रा। देखो, कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो ना तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना? कुछ भी दिक्कत आ रही हो प्रिपरेशन के दौरान तो 9990784642, ठीक है? इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंग्लिश में डाउट है तो इंग्लिश के ग्रुप पे आप डाउट पूछ लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन, मैं पूछ लूँगा आपके बिहाफ पे। ठीक है। चलो जी सर। तो आज पॉलिटी और डिस्कस करेंगे। पॉलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ना। तो आज के भी जो क्वेश्चंस रहेंगे पॉलिटी के रहेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आज का है, what is the maximum allowed duration between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha? देखो, इस साल में हम लोग 3 सेशंस देखते हैं लोकसभा के जनरली। ठीक है। साल में लोकसभा के जनरली आप देखोगे 3 सेशन होते हैं। एक तो फरवरी के अराउंड होता है, वो होता है बजट सेशन। एक होता है मॉनसून सेशन। और एक नवंबर के टाइम होगा आपका विंटर सेशन। तो साल में लोकसभा 3 बार बैठती है। ये तो सर कन्वेंशन है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो मैक्सिमम दो लोकसभा सेशन के बीच मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज 6 मंथ। मैक्सिमम टाइम सर उनके बीच कितना हो सकता है? दैट इज 6 मंथ। 6 मंथ से ज्यादा दो सेशंस के बीच टाइम नहीं होना चाहिए। लाइफ में अरुणाचल का करंट अफेयर्स थोड़ा चाहिए। अरुणाचल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स भी बन रहा है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मई से स्टार्ट किया हमने। ठीक है। देखो, उससे पहले के जो करंट अफेयर्स हैं वो हमने, जो अपना मेन पीडीएफ है ना नेशनल करंट अफेयर्स का, नेशनल और इंटरनेशनल वाला, उसमें भी अरुणाचल के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप देखोगे तो कवर है। बाकी मई से तो फिर आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स अलग से बनवाया है। ठीक है, मई हो गया और अभी जून का चल रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन took the concept of single citizenship from। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए, यूके
ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? हाँ जी, बताइए। हम्म सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट सर हमने कहाँ से लिया है? बिल्कुल, यूके से लिया है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप हॉरिजॉन्टली भी चलती है और वर्टिकली भी चलती है। इसका मतलब क्या है सर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली? इसका मतलब ये है कि आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते। जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं वो अलाउ करते हैं कि आप दूसरी कंट्री के भी सिटीजन हो सकते हैं, एक बार में दो कंट्री के सिटीजन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पासपोर्ट होल्ड कर सकते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है उसके अलावा आप किसी और कंट्री का नहीं रख सकते। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, आपने सोचा भी कि अगर हम दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लें, और सरकार को जैसे ही पता चलेगा आपकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, ये हो गई हॉरिजॉन्टली सिंगल सिटीजनशिप, यानी दुनिया भर में आप सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया के सिटीजन है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन है। दूसरा होता है वर्टिकल सिंगल सिटीजनशिप, यानी जैसे यूएसए में क्या होता है, एक तो आपके पास यूएसए की सिटीजनशिप है, प्लस अगर जैसे टेक्सास हुआ या कैलिफोर्निया हुआ, पेंसिल्वेनिया हुआ, वर्जीनिया हुआ, आप यूएसए के किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट की अपनी अलग सिटीजनशिप होती है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, एक तो ओवरऑल आप पूरी कंट्री के सिटीजन होते हैं, प्लस साथ ही साथ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के सिटीजन होते हैं। इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं है। आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, डजेंट मैटर, आपकी एक ही आइडेंटिटी है, यू आर एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो यूपी बिहार इनकी कोई अलग सिटीजनशिप नहीं होगी। हाँ, बस डोमिसाइल आपका हो सकता है वहां से हो, बट सिटीजन आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ के कहलाएंगे, इंडिया के कहलाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सिंगल सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप दो तरह से हमने देखा, सिंगल सिटीजनशिप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दोनों ही हमें फॉलो करना होता है। और ये हमने कहाँ से बोरो किया है? डेफिनेटली ये हमने बोरो किया है यूके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? शेड्यूल 7, अगर आपको पता हो या याद हो, शेड्यूल 7 में एक आता है फेडरल लिस्ट। ठीक है, फेडरल लिस्ट में तीन लिस्ट होती है, एक यूनियन होती है, एक स्टेट होती है, एक कनकरेंट होती है। ठीक है, तो उसमें से वो पूछ रहा है सिटीजनशिप किस लिस्ट में इंक्लूडेड है, यूनियन, स्टेट या कनकरेंट लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें लॉ बनाने की पावर यूनियन के पास होती है, यानी पार्लियामेंट के पास। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पावर स्टेट के पास होती है लॉ बनाने की, यानी स्टेट असेंबली के पास। और कंकरेंट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें यूनियन और स्टेट मिल के लॉ बना सकते हैं।
और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसकी बात मानी जाएगी, यूनियन की बात मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें से अगर आप सिटीजनशिप की बात करो, हाँ जी सर, क्या लगता है, अगर आप सिटीजनशिप की बात करो तो दैट इज कंसीडर्ड अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है, तो वो यूनियन लिस्ट में काउंट होता है। आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका जो आर्टिकल 11 है वो कैटेगोरिकली बोलता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। सिटीजनशिप को एक्वायर करने का तरीका और सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने का तरीका, इन सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसीलिए सिटीजनशिप किस में जाएगा, यूनियन लिस्ट में जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने की। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है सर। तो ये इस किस में लिखा है, ये बिग कैटेगोरिकली लिखा है आर्टिकल 11 में। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन सिटीजनशिप किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है, बाय डिसेंट, बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा। सिटीजनशिप एक्वायर करने के क्या तरीके हैं, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। देखो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए जो लॉज हैं, कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया भी है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। टाइम टू टाइम इसी को अमेंड किया जाता है। तो हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, इसमें 5 तरीके हैं टू एक्वायर सिटीजनशिप, ठीक है। 5 तरीके हैं टू एक्वायर सिटीजनशिप। वो 5 तरीके क्या हैं, उसको हम कैसे याद रखते हैं, ब्रांड, BRAND, ठीक है, ये 5 तरीके ब्रांड। बी फॉर बोले तो बाई बर्थ, आर बोले तो बाई रजिस्ट्रेशन, ए बोले तो बाई एक्यूजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एक्यूजिशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, एन बोले तो बाय नेचुरलाइजेशन और डी बोले तो बाय डिसेंट, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो इसमें आप देख सकते हो डिसेंट भी है, नेचुरलाइजेशन भी है, रजिस्ट्रेशन भी है। तो ये तीनों तरीके हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एक इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाना चाहे कि रेफ्यूजीज जो इंडिया में आते हैं उनको किस तरह से सिटीजनशिप सरकार प्रोवाइड कर सकती है, तो उसके लिए जो तरीका है वो है बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है सर, आगे बढ़े। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statements is true regarding Citizenship Amendment Act of 2019, ठीक है। अभी आपने CAA 2019 का नाम सुना होगा, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला ये कि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का एक अमेंडमेंट है। दूसरा ये कि ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है टू द रिलीजियस परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश
and Pakistan, who are mainly Muslims. तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, इनमें से क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? या दोनों ही गलत है, या दोनों ही ठीक है, या कोई एक गलत है एक ठीक है? हाँ जी सर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो, टाइम टू टाइम हमने क्या कहा, इसी सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया है, तो इसी की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थी वो थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। CAA 2019 जो बहुत फेमस हुआ था, वो इसी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 की एक अमेंडमेंट थी। तो ये बात तो ठीक है कि ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करता है। उसके अलावा ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है जो इंडिया आती है। ठीक है, इसमें लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, ये लिखा है मेनली मुस्लिम्स। ये कंट्री मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, और ये थियोक्रेटिक स्टेट्स है, मतलब एक रिलीजन पैट्रोनाइज है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रीज चलती हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम्स आर नॉट इन माइनॉरिटी, दे आर इन मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, अदरवाइज स्टेटमेंट टू ठीक हो जाता है। तो यहाँ से कौन कौन सी कम्युनिटीज को बुलाया जा रहा है? जो हिंदूज हैं, और जो सिख हैं, है ना, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, जैन हैं, और क्रिश्चियन है। ठीक है, तो इन कम्युनिटीज को सिटीजनशिप देने की बात की गई है इसमें। तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, तो वहाँ की जो माइनॉरिटीज है उनको बात देने की है, ना कि मुस्लिम्स को। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ओनली वन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ओनली वन। ठीक है सर, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑल राइट सर, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स? स्टेट के एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ, तो आपको इसमें दो चीजें बतानी है। एक तो एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, दूसरा एडवोकेट जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अरुणाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है इस टाइम? ठीक है, तो ये सारी बातें बतानी है। एडवोकेट जनरल कौन है और अरुणाचल के इस टाइम के एडवोकेट जनरल कौन है? एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल कौन सा है? देखो, जिस तरह से यूनियन में अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, यूनियन में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल होता है अंडर आर्टिकल 76। इसी तरह से स्टेट्स में एडवोकेट जनरल होता है अंडर आर्टिकल 165। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का काम आता है, अगर यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस आता है तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट को डिफेंड करना। इसी तरह से एडवोकेट जनरल का काम होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई चैलेंज करता है या स्टेट गवर्नमेंट को कभी कोर्ट में बुलाया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ से केस को लड़ना, ये किसका काम है? एडवोकेट जनरल का काम है। ठीक है, उसके लिए आर्टिकल है 165। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल को हम लोगों ने शायद पिछली क्लास में देखा था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है,
ये प्योरली वर्क करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो यहाँ पर जैसे एडवोकेट जनरल को गवर्नर जब चाहे हटा सकता है, नया एडवोकेट जनरल ला सकता है, ठीक है। अब ये करंट अगर एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ही इज मिस्टर इंद्रनील चौधरी जी, ठीक है। इंद्रनील चौधरी ये अभी के करंट एडवोकेट जनरल हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है आपका गवर्नर, ठीक है। तो जैसे वहां पर गवर्नर 76 में, यहाँ पर एडवोकेट जनरल 165 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज द चीफ मिनिस्टर whom does the chief minister gave his resignation to? अगर सीएम साहब रिजाइन करेंगे तो वो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? प्राइम मिनिस्टर को देंगे, गवर्नर को देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को देंगे, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे? हाँ, ये तो मेरे ख्याल से आसान सवाल है। सीएम साहब अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? उसी को देंगे जो उन्हें अपॉइंट करेगा, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? गवर्नर साहब को देंगे। करेक्ट आंसर तो गवर्नर ऑफ द स्टेट पहली बार। अब देखो याद करो, हम लोगों ने यूनियन में बात करी थी, यूनियन में बात करी थी आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 में कहा था कि जो काउं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, और उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर, ये किसको एड एंड एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट को। एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 75 में हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर और जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? उन्हें अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ये तो यूनियन के लिए था। अब आप आ जाओ स्टेट में। तो स्टेट के आर्टिकल कैसे याद रखें? कुछ नहीं करना है, 74 में ऐड कर दो 89, 74 में ऐड कर दो 89, मिल जाएगा आर्टिकल 163। 75 में ऐड कर दो 89, मिल जाएगा आर्टिकल 164, ठीक है। तो 163 क्या कहता है सर? 163 कहता है कि जो सीएम है और उसकी जो काउंसिल है, वो किसको एड एंड एडवाइस करेगी? वो एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को, ठीक है। तो जो चीज यूनियन के लिए थी उसी तरह से स्टेट के लिए हो जाएगी। और सीएम साहब और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? इनको अपॉइंट करेगा आपका गवर्नर, ठीक है। तो आर्टिकल याद रखने के लिए सिंपल है, आप ये 74 75 याद रखो, इसमें 89 याद ऐड कर दो, तो आपका वही सेम आर्टिकल किसके लिए बन जाएंगे? स्टेट के लिए बन जाएंगे। अगर आपको याद हो, अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल में भी वही हो रहा है। अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल था? 76 था। एडवोकेट जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है? इसी में अगर 89 ऐड कर दो तो 169 एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल है, ठीक है। तो स्टेट के आर्टिकल्स थोड़ा सा देर में याद होते हैं, तो उसके लिए ये टेक्निक याद रखना। ज्यादातर जगह पे काम कर जाएगी, हर जगह नहीं काम करेगी, ज्यादातर जगह पे काम कर जाएगी। खास तौर से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो याद हो ही जाएंगे, 163 164 और 165, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? 74 75 76, ठीक है सर। तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। कंफ्यूजन तो नहीं है?
जैसे यूनियन में आर्टिकल उसी तरह से आपको स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट? 30 ईयर्स, 35 ईयर, 25, 21। किसी भी स्टेट का सीएम बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? देखो इसको ऐसे सोच सकते हो, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किसका पार्ट होता है? पार्ट क्या होता है? वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं वो या तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से आ सकते हैं, या लेजिस्लेटिव या स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल से आ सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है, 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है, अगर वहां से आते हैं, या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है उसके लिए वर्ड याद रखना, तुम्बक, यानी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है। अगर इन स्टेट से हैं तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बिलोंग करती है, अदरवाइज नहीं करती है। तो अगर सीएम बनना है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनना है तो या तो उस पर्सन को लेजिस्लेटिव असेंबली से बिलोंग करना चाहिए या लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और अगर नहीं करता है तो विद इन 6 मंथ्स उसे या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, उस स्टेट में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने की मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर्स, जस्ट लाइक लोकसभा। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है? 30 ईयर्स, जस्ट लाइक राज्यसभा। ठीक है। अब यहां पर पहुंचा है मिनिमम एज। क्या पूछ रहा है? मिनिमम एज की इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप जाओगे तो 25 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो दोनों में भी मिनिमम कौन है? तो मिनिमम है 25 ईयर। तो अगर किसी भी स्टेट का सीएम बनना है तो मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, ताकि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो नहीं, असेंबली के ही मेंबर बन जाओ। ठीक है सर। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो किसी भी स्टेट का सीएम बनने की मिनिमम एज कैसे निकलेगी? कितनी निकलेगी? 25 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग के लिए इसमें कौन सा आर्टिकल है? 148, 343, 266, 248। हाँ जी सर। कैग वाला पार्ट भी हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा है, तो इसको भी उम्मीद है आप बता देंगे। हाँ जी सर, जल्दी से कमेंट करिए, करेक्ट आंसर बताइए। देखो कैग में सबसे पहले तो स्पेलिंग ध्यान रखना। कंप्ट्रोलर होता है, COMP, एम होता है ना, एम, एम फॉर मंकी वाला। कई लोग कंट्रोलर लिख देते हैं, कंट्रोलर गलत हो जाएगा, कंट्रोलर वर्ड गलत हो जाएगा, कंट्रोलर याद रखना है ना। अगर कैग की फुल फॉर्म पूछ ली और ऑप्शन में कंट्रोलर जरूर होगा, आधी जनता कंट्रोलर टिक करके आ जाएगी, फिर बाद में कहेगी सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है। तो बाद में हो उससे पहले अभी ध्यान रखना, ये गलती होती है, इसको ध्यान रखें। ठीक है। कंट्रोलर होता है, और कंट्रोलर का मतलब होता है जो फंड सैंक्शन करे, सरकार को जो पैसा प्रोवाइड करे। और ऑडिटर कौन होता है? जो उस फंड को चेक करे कि वो पैसा जहां के लिए अलॉटेड है वहीं खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, और कहीं तो खर्च नहीं हुआ है, ये काम होता है ऑडिटर का। तो जब ब्रिटिशर्स ने कैग बनाया था तो उसको दो काम दिए थे, एक तो फंड सैंक्शन करने का सरकार को, और दूसरा उस फंड को चेक करने का
कि वो फंड सही जगह पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तब ऐसे बनी थी हमारी एक बॉडी कैग। फिर आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो फंड सैंक्शन करने का काम किसका है, लोकसभा का है। सरकार को फंड कौन प्रोवाइड करता है, लोकसभा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक तरीके से आज के टाइम में कैग का जो कंट्रोलर वाला काम है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो कैग है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑडिट करता है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं कैग, बट एक्चुअल में ये क्या है, सिर्फ एग है। ये एक्चुअल में अब सिर्फ ऑडिटर जनरल रह गया, कंट्रोलर वाला इसका काम खत्म हो गया, बट स्टिल हम लोग यूज करते हैं, अच्छा लगता है ना। तो इसमें आप मेरे को बताओ करंट कैग कौन चल रहे हैं इंडिया के, करंट कैग कौन है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए याद होगा आपको, जब मैंने आपको बताया था ना यूनियन आर्टिकल 52 से 151, तो उसमें कहा था 52 से 78 एग्जीक्यूटिव, 79 से 123 लेजिस्लेटिव, 124 से 147 जुडिशरी, और उसके बाद जो पार्ट 5 का बचा हुआ हिस्सा है 148 से 151, ये किससे डील करता है सर, ये डील करता है कैग से, ठीक है। ये किससे डील करता है, कैग से। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 148। तो करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे कौन है, तो दैट इज मिस्टर जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जी हमारे करंट कैग हैं, ठीक है। ये यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी कंपनीज, इन सब को ऑडिट करने की पावर रखता है। और कैग अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट किसको प्रेजेंट करता है, अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को टेबल करते हैं, यानी उस रिपोर्ट को कहाँ पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। कैग की रिपोर्ट किसको जाती है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसे कहाँ रखते हैं, पार्लियामेंट रखते हैं, और पार्लियामेंट चेक करती है कि हाँ, कि जो सरकार है क्या वो सही काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। तो यहाँ पर भी आप एक फीचर देख सकते हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। पार्लियामेंट बोले तो लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव चेक करेगी कि सरकार यानी एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, का एग्जीक्यूटिव कहीं करप्शन तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आपको फिर देखने को मिलेगा कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है। टेबल की जाती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव ने पैसा सही जगह खर्च किया है कि नहीं किया है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे एसेंशियल फीचर है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इसको लिख लेना, छाप लेना कहीं भी अपने डेस्क के आगे, अपने हाथों पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। इज दैट क्लियर और नॉट। ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा है वो इवनिंग में होता है। ये क्लास अभी बस रिवीजन के लिए चल रहा है, जो स्टूडेंट्स का यूजीसी एग्जाम है ये उसके लिए रिवीजन के लिए चल रहा है। बाकी हमारा जो जीके वगैरह का ऑनलाइन क्लासेस है वो इवनिंग में होता है, ठीक है सर। जीके मैथ्स का इवनिंग में होता है, इंग्लिश का मॉर्निंग 7 AM पे होता है। ऑल राइट सर, बाकी ये लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इफ़ यू हैव मिस दैट दोज लेक्चर्स, आप नॉर्थ ईस्ट पीएचसी का यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कैग से रिलेटेड जो खास खास बातें हैं वी हैव जस्ट डिस्कस्ड यट। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु अपॉइंट्स द कैग। तो कितना आसान सवाल है, कैग को कौन अपॉइंट करता है। तुक्का भी मारोगे तो बैठ जाएगा। पीडीएफ आज मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, पीडीएफ आज व्हाट्सएप कर दूंगा 9990784642। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगर आपको नहीं मिले पीडीएफ तो 9990784642 इस पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। ऐसा नहीं कि जस्ट क्लास के बाद कर दो, दोपहर तक कर देना, क्योंकि दोपहर तक मैं पीडीएफ जो है ना ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की इसको ऐप पर अपलोड, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है।
हाँ, तो कैग को कौन अपॉइंट करता है सर? कैग को बिल्कुल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कैग को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और कैग अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट किसको प्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैग के आर्टिकल याद हुए कि नहीं हुए? आर्टिकल 148 से 151 कैग का मामला है इसमें। हाँ जी सर, यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, और कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। फिर हम आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करेंट कैग ऑफ इंडिया? आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। करेंट कैग कौन है सर? जीसी मुर्मू जी हैं, जस्ट सभी हम लोगों ने करा। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग? अगर हम लोग कैग के ऑफिस की बात करें तो टेन्योर क्या होता है? 5 years और एज ऑफ 60 विच एवर इज लोअर, 6 years और एज ऑफ 65 विच एवर इज लोअर, 4 years और एज ऑफ 65 विच एवर इज लोअर, या एज ऑफ 60। तो कैग जनरली आप इतना ध्यान रखना, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। जनरली कौन बनता है? जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो कैग बनते हैं, और आईएएस ऑफिसर 60 years की एज में रिटायर होते हैं, ठीक है। तो अगर वो 60 years की एज में रिटायर होंगे तो कैग की रिटायरमेंट एज 60 तो नहीं हो सकती ना सर। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो या तो सर 65 है, इसका मतलब एज ऑफ 65 तक कैग रह सकता है, बट उसका टेन्योर 6 years होगा या 4 years होगा, तो वो देखने को बनता है, तो दैट इज 6 years, ठीक है। या तो वो लगातार 6 साल पूरा कर ले, लेकिन 65 की एज एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। यानी कि मान लो 62 years की एज में किसी को कैग बनाया, तो वैसे तो 6 साल का टेन्योर है, बट 3 साल बाद उनकी एज 65 years हो जाएगी, तो उनका टेन्योर कितना रह जाएगा? 3 साल। मान लो किसी को 55 years की एज में कैग बनाया, तो उसकी रिटायरमेंट 65 तक की है, बट तब तब ये 10 साल का गैप है ना, इसलिए यहाँ पर 6 साल, वो कितना मैक्सिमम रूल कैग बनेंगे? 6 साल। तो या तो 6 साल या 65 years, जो भी इनमें से जल्दी उसको निकाल दे ऑफिस से, उसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 6 years और एज ऑफ 65, दिस इज द टेन्योर ऑफ कैग। कैग मैंने बताया तो ऑडिट करने का काम करता है। जो फंड अलॉट होते हैं, जो आपका गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट पैसा लेती है लोकसभा से, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेती है लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो जब ये फंड लेती हैं तो बताती हैं लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को कि ये पैसा हम कहाँ पर खर्च करेंगे। तो ये पैसा उस जहाँ के लिए अलॉटेड है वहां पर खर्च हुआ है या नहीं, ये चेक करने का काम किसका है? ये चेक करने का काम है कैग का, ठीक है। तो कैग कुल मिला के रिपोर्ट बनाता है, इन लोगों के खर्चे को ऑडिट करता है, और उससे आइडिया लगाता है कि कहीं कोई करप्शन तो नहीं हुआ है। अगर किसी तरह का करप्शन हो रहा होगा तो उसको कौन हाईलाइट कर देगा रिपोर्ट में? कैग हाईलाइट कर देगा। सीजीए क्या होता है? सीजीए नहीं, कैग होता है सर, ठीक है। CAG, CAG, सीजीए आप किधर निकल गए सर? कैग की बात कर रहे हैं हम, CAG, ठीक है। CAG होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। सीजीए नहीं होता है, क्या होता है? कैग होता है, CAG, ठीक है देरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। वो अलग पोस्ट होती है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हम बात करते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात कर रहे हैं भैया।
वो आप अलग चले गए, ठीक है। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो सरकार का आदमी होता है ना, वो मतलब आपका वो एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सरकार के अंडर काम करता है ना। कैग नहीं करता है, कैग ऑटोनॉमस बॉडी है। हाँ, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही बात है, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1950 और एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। आसान सवाल था, इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, तो 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, ये अभी हमने बताया। To whom the Speaker of the Lok Sabha gives his or her resignation, तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, बताइए सर। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे। बिल्कुल, स्पीकर के अलावा लोकसभा में एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, उसको लोकसभा स्पीकर क्या देंगे, रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको रेजिग्नेशन देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही लोकसभा के मेंबर होते हैं। लोकसभा में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद ही उनमें से एक पर्सन को स्पीकर बना दिया जाता है, एक को क्या बना देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर बना देते हैं, ठीक है। तो स्पीकर की एब्सेंस में लोकसभा को कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर की एब्सेंस में लोकसभा को प्रिसाइड करता है आपका डेप्यूटी स्पीकर। इसी बात पे मेरे को बताओ करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है, करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है, बताइए सर। हाँ जी, पीएम बिरला, ओम बिरला। हाँ, तो मिस्टर ओम बिरला जी इज अवर करेंट स्पीकर, ठीक है। और पहली जो हमारी लोकसभा बनी थी, ठीक है, पहली हमारी लोकसभा कब बनी थी, 1952 में बनी थी, नहीं शायद 1950 के एंड में इलेक्शन हुए थे आपका, तो एक ना डेट मेरे को कंफर्म करनी है। हाँ सॉरी, 1952 ही थी फर्स्ट लोकसभा। अगर हम बात करें तो ये बनी थी 17 अप्रैल 1952 को, और ये डिसॉल्व हुई थी 4 अप्रैल 1957, ठीक है। कुल मिला के 1952 से 1957 ये पहली लोकसभा थी।
इस पहली लोकसभा के मतलब आजादी के बाद हमने जब इलेक्शन करवाए 1950 में तो हमारा संविधान बना। 1950 में संविधान बनने के बाद हमने इलेक्शन करवाए, ठीक है। पहले टाइम लगता था सर इलेक्शन होने में ना, ईवीएम तो था नहीं, ईवीएम अब आया है। तो इलेक्शन के बाद 1952 में पहली लोकसभा बनती है, तो उसमें लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो नाम ध्यान रखना, मिस्टर जीवी मावलंकर, ठीक है। मिस्टर जीवी मावलंकर, ही वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। ऑल राइट सर, चलो 15 क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। फर्स्ट स्पीकर की भी हमने यहाँ पर बात कर ली। हाँ जी सर, क्लियर है, गिव मी थम्स अप। अगर डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। चलो जी आगे बढ़े सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन? फंडामेंटल ड्यूटी से एक बार फिर एक सवाल आ गया है, एक बार फिर एक सवाल आ गया है कि चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? पहला है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू ओबे ऑल द विमेन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है? हाँ जी सर, देखो पब्लिक प्रॉपर, इसमें से जो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है ये हमारी मैंडेटरी ड्यूटी है। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मैंडेटरी ड्यूटी है। साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करनी है, ये वॉलेंटरी ड्यूटी है। विमेन को ओबे करना है, ओबे नहीं करना है सर, रेस्पेक्ट है वर्ड, ठीक है। विमेन की डिग्निटी को मेंटेन करना है, विमेन को एक तरीके से रिस्पेक्ट करना है। ओबे करने की ड्यूटी नहीं है, रेस्पेक्ट करने की ड्यूटी है। विमेन की डिग्निटी को हमें रेस्पेक्ट करना है, ऐसा बोला गया है। नहीं करेंगे तो उसके लिए सख्त सजा है अंडर इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो इसमें नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। वैसे अलग से ये हाईलाइट हो जाएगा, हाँ है ना, अलग से ये हाईलाइट हो जाएगा, तो ये आराम से आप कर पाओगे ना। तो विमेन खुश हो गई होंगे, अरे वाह सर ऐसी भी फंडामेंटल ड्यूटी है। चलो, रेस्पेक्ट की है सर, है ना, ओबे की नहीं है। वी आर इन अ सॉवरेन कंट्री, हम आजाद हैं अपने फैसले लेने को। चलो क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज कॉल्ड द हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? ये भी मैंने क्लास में बताया हुआ है। हाँ जी, मैन के लिए ड्यूटी ये है कि विमेन की डिग्निटी को रेस्पेक्ट करें, ना ही विमेन को ओबे करने के लिए बोला गया है, ना ही मैन को ओबे करने के लिए बोला गया है, ठीक है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, तो आर्टिकल 32 इसको हम लोग कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, और ये सबसे स्पेशल फंडामेंटल राइट है क्योंकि ये बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो आर्टिकल 14 से 18 में, 19 से 22 में, 23 से 24 में, 25 से 28 में, 29 से 30, ये सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 32, जो खुद एक फंडामेंटल राइट है। इसीलिए इसको हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि इसको हटा दोगे तो इनका कोई मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि इन सबको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? 32। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे बाय इशूइंग 5 रिट्स, ठीक है। 5 रिट्स, 5 स्पेशल ऑर्डर्स हैं, 5 स्पेशल पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट
आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, और ये प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट को बोली गई है देने को अंडर विच आर्टिकल 32, इसीलिए हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अब एक बार मेरे को 5 के 5 रेट्स लिख के बताइए, पांचों रेट्स अगर याद हो तो लिखिए। मैंने बताया ना, PCM HQ, PCM हेडक्वार्टर, ठीक है। ये 5 रेट्स हैं। P फॉर प्रोहिबिशन, C फॉर सर्चोरारी, M फॉर मैंडेमस, H फॉर हेबियस कॉर्पस, Q फॉर क्यू वारंटो, ठीक है। P फॉर प्रोहिबिशन, C फॉर सर्चोरारी, M फॉर मैंडेमस, H फॉर हेबियस कॉर्पस, Q फॉर क्यू वारंटो, ठीक है। तो ये 5 आपके क्या हैं, दीज आर द 5 रेट्स जो सुप्रीम कोर्ट को मिली हैं टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये 5 रेट्स याद करेंगे, ठीक है। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। आर्टिकल 36 बहुत पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल है, इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली रिपीट होता रहता है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, ठीक है। फ्रिक्वेंटली इसको देखा जाता है, रिपीट करता है ये। बाकी 15, 19 ये सब भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। सर यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following article remains in force during the national emergency? कल भी हम लोगों ने बात करी थी, वो कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी में भी नहीं हटाए जा सकते, ठीक है। उन्हीं में से एक पूछा है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऐसे 2 आर्टिकल पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे कि इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी उनको नहीं हटाया जा सकता। हाँ जी, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को नहीं हटाया जा सकता इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ, ठीक है। पूरा नाम तो बहुत लंबा सा है, बस राइट टू लाइफ आप याद रखो। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आर्टिकल 21 इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी ये नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है? कल याद होगा डिस्कस किया था, लॉ रिमूव ऑल डाउट। कल डिस्कस किया था लॉ रिमूव ऑल डाउट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डी से डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओ से अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यू से अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टी से टाइटल्स, तो आर्टिकल 18, ठीक है। तो आर्टिकल 18 किससे डील करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल से डील करता है। आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज? सेम जैसे अभी चीफ मिनिस्टर के लिए देखा था मिनिमम एज 25 थी, इसी तरह से लोकसभा मेंबर बनने की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज है 25 ईयर्स, ठीक है। आर्टिकल 32 को हटा के देखो आप जरा एक बार, अगर आर्टिकल 32 नहीं रहेगा, सही बात है, फिर फंडामेंटल राइट्स ही नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आर्टिकल 32 को आप कैसे हटाओगे, मेरे को ये बताओ जरा। आर्टिकल 32 नहीं हट सकता ना।
क्वेश्चन नंबर 21, यूनियन बजट ऑफ इंडिया, बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पुकारते हैं। ठीक है, बजट वर्ड हम लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं, इवन, अच्छा, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, चलो ठीक है, आपने आर्टिकल 32 हटा दिया है, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो 32 हटाया ना, 32 क्या है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को। आप समझ नहीं रहे हो, इमरजेंसी में चलो आपने 32 हटा दिया, बट तो वो तो 2021 तो स्टिल एग्जिस्ट कर ही रहे हैं ना, इनको तो नहीं हटाया ना, ये तो लाइव है। इसका वायलेशन अगर होगा तो 226 में हाई कोर्ट भी तो जा ही सकते हो। ठीक है, पहली चीज। और 2021 के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो अगर फॉलो नहीं किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट घेरे में ले लेगी सरकार को। ठीक है, उसके तहत 2021 के तहत प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना रहता है। 2021 कहते हैं कि आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो या किसी को सजा सुना रहे हो, तो अगर वैसा नहीं होगा तो सरकार घेरे में आ जाएगी। तो ये बताओ जरा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? चंदू जी, हाँ वो तो है, लेकिन हम यहाँ इमरजेंसी के दौरान की बात कर रहे थे ना, आप उसे परमानेंट रिमूव करने की बात कर रहे हो, तो वो तो वैसे ही नहीं किया जा सकता, उसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यूनियन बजट, आर्टिकल 112। ठीक है, किसमें आता है? आर्टिकल 112। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय, या फिर कह लो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे उन्होंने ही पहला बजट प्रेजेंट किया होगा, तो वो कौन थे? नेहरू थे, पटेल थे, शेट्टी साहब थे, या मुरारजी देसाई थे? तो इतना तो क्लियर है सर हमें कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, पटेल साहब होम मिनिस्टर थे, तो देसाई जी होंगे या शेट्टी जी होंगे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट यूनियन बजट आया था, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी 1946 में, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे, ठीक है, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे आपका शनमुखन शेट्टी जी, और शनमुखन शेट्टी जी ने ही पहला आजाद भारत का बजट प्रेजेंट किया था। ठीक है, सॉरी, इनको हम फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का प्रोसीजर है, वो हमने कहाँ से लिया? यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। ये सब आपके पीडीएफ नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का प्रोसीजर कहाँ से बोरो किया हमने? प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से बोरो किया? यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका, कहाँ से? हाँ जी सर, कमेंट करके जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर, कहाँ से बोरो किया? साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल सर। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर है? गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, कोई डाउट है तो डाउट पूछिए।
ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का प्रोसीजर हमने बिल्कुल सर कहाँ से बोरो किया, साउथ अफ्रीका से बोरो किया। ऑलराइट, moving to the next question then. Question number 24. From which country the concept fundamental duties in Indian Constitution is taken? फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको लाया गया है। ठीक है, इसके लिए पार्ट 4A क्रिएट किया गया है। आर्टिकल 51A में ड्यूटीज डाली गई है और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये बनाया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो किया था यूएसएसआर से। अब तो यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका जो एक तरीके से लेगेसी कंट्री है वो है रशिया। ठीक है, तो रशिया लिखे या यूएसएसआर टिक मार देना है। तो यहाँ से हमने बोरो किया है। क्वेश्चन नंबर 25. द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा पॉलिटी हो। जैसे हमारे कंट्री में एक चलती है पॉलिटी यूनियन लेवल पे, एक चलती है स्टेट लेवल पे, एक चलती है लोकल लेवल पे। तो यहाँ पर 3 तरह की पॉलिटी, और जो कंट्रीज एक से ज्यादा पॉलिटी रखती हैं वो एक फेडरल का एग्जाम्पल है। लेकिन इंडिया में क्या है, यूनियन और स्टेट दो अलग अलग पॉलिटी चलती हैं, बट पावर यूनियन के पास है। ठीक है, इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल स्टेट। हम पूरी तरह से फेडरल दिए, और ध्यान रखना फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपने लिए कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट। वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये जो सिस्टम है ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये सर कनाडा से बोरो किया है। कनाडा में भी यूनियन और स्टेट अलग है, लेकिन यूनियन की पावर ज्यादा है कंपेयर टू स्टेट। सेम लाइक इंडिया, इंडिया में भी इसी तरह का सिस्टम है। यूनियन स्टेट अलग है, बट यूनियन की पावर ज्यादा है। ठीक है, तो वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी। तो ये चीज हमने कहाँ से बोरो की है, कनाडा से, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जी, तो आज के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन कल एक क्लास और लूंगा मैं पॉलिटी की, उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी में कूद जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास और आई है पॉलिटी में। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे। कोई डाउट होने से, कोई दिक्कत होने से मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, पीडीएफ में भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर इज 9990784642। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो। अब जितनी जान झोंक सकते हो झोंक दो, बस एग्जाम आपके नज़दीक आ चुका है। ठीक है, चलो जी, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।